हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में हम ये स्टडी करने जा रहे हैं कि डिजाइंस या फॉर्म्स या टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के कौन से टाइप्स है, कौन से फॉर्म्स है, क्या डिजाइंस है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर का क्या मीनिंग है। इसका मीनिंग है एस्टैब्लिशिंग पोस्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइजेज एंड डिफाइनिंग रिलेशन अमंग देम। इसका मतलब है कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पोस्ट क्रिएट करते हैं और पोस्ट के ऊपर जो भी लोग बैठने वाले हैं उन लोगों के आपस में क्या रिलेशन होंगे, कौन किसका बॉस होगा, कौन किसका सबऑर्डिनेट होगा, कौन फोरमैन होगा, कौन सुपरवाइजर होगा, कौन इंप्लॉय होगा, ये हम पहले से ही डिफाइन कर देते हैं। दैट इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। मतलब पोस्ट क्रिएट करना और उन पोस्ट्स के आपस में रिलेशन भी एक्सप्लेन पहले से ही कर देना। अब बात आती है कि ये ऑर्गेनाइजेशन का जो ये स्ट्रक्चर है उसको हम किस बेसिस पर क्रिएट कर सकते हैं, क्या डिजाइंस है, क्या फॉर्म्स है। तो हम यहां पर चार छोटे छोटे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट है हमारे पास लाइन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर हमको दो छोटे छोटे पार्ट्स स्टडी करने होंगे। सेकंड हमको स्टडी करना होगा लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन एंड फोर्थ कमेटी ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ये टॉपिक्स हम सारे सिंपली फॉर्म में ही स्टडी करने वाले हैं। हम ज्यादा डिटेल्स में, ज्यादा डीपली में नहीं जाने वाले हैं कि इनके क्या बेनिफिट्स हैं। तो चलते हैं अब हम फर्स्ट टॉपिक की ओर, दैट इज लाइन ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम देख लेते हैं पहले प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मान लीजिए हमारे पास जर्नल मैनेजर है। जर्नल मैनेजर के नीचे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। मान लीजिए मेरी फैक्ट्री के अंदर सिर्फ प्रोडक्शन का काम होता है, तो प्रोडक्शन का ही काम हो रहा है, परचेज का कोई डिपार्टमेंट नहीं है, फाइनेंस का कोई डिपार्टमेंट नहीं है, हम सिंपल काम कर रहे हैं बस प्रोडक्शन का। तो मैंने क्या किया, जर्नल मैनेजर के नीचे प्रोडक्शन मैनेजर रखा हुआ है, प्रोडक्शन मैनेजर के नीचे फोरमैन ए, फोरमैन बी, फोरमैन ए के अंदर भी इंप्लॉय काम कर रहे हैं, फोरमैन बी के अंडर में भी इंप्लॉयज काम कर रहे हैं। तो ये हुआ प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग मैंने आपको समझा दिया, ये हुआ प्योर लाइन। अब हम बात करते हैं कि डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या है। मतलब हम एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या करेंगे, डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करने वाले हैं। जर्नल मैनेजर के नीचे, ध्यान से देखिए, यहां पे क्या था, जर्नल मैनेजर के नीचे एक ही डिपार्टमेंट था, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो वो तो हुआ प्योर लाइन। पर हम अब स्टडी कर रहे हैं डिपार्टमेंटल लाइन। मतलब जर्नल मैनेजर के नीचे पहले अब हम डिपार्टमेंट्स अलग अलग बनाने वाले हैं, क्योंकि मेरी ऑर्गेनाइजेशन मान लो बड़ी बड़ी है। तो मैंने क्या किया, प्रोडक्शन का, परचेज का, पर्सोनल, फाइनेंस, मेंटेनेंस, ये सारे डिपार्टमेंट मान लो मैंने अलग अलग बना दिए। तब हर डिपार्टमेंट के नीचे अब क्या है, सुपरवाइजर। हर डिपार्टमेंट के नीचे देखिए क्या है, सुपरवाइजर। और सुपरवाइजर के नीचे फोरमैन ए, फोरमैन बी, फोरमैन ए के अंडर में इंप्लॉइज, फोरमैन बी के अंडर में इंप्लॉइज। तो ये हमने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन को डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया। प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट अलग, परचेज का अलग, पर्सोनल अलग, फाइनेंस का अलग, ऑफिस अलग, मेंटेनेंस अलग, मार्केटिंग अलग। तो मैंने क्या किया, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए, उन डिपार्टमेंट्स के अलग अलग काम हैं। क्योंकि मेरी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है तो मैंने कामों को डिवाइड कर दिया। यहां पे क्या था, मेरा एक ही काम था प्रोडक्शन का, तो मेरा यहां पर प्योर लाइन, और यहां पर क्या हुआ, डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन। अब हम चलते हैं सेकंड टॉपिक पे। सेकंड टॉपिक है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बस थोड़ा सा चेंज है। मान लीजिए ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर प्रोडक्शन का काम तो होगा। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ साथ ये डिपार्टमेंट का मैनेजर क्या करेगा, मान लो क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर से सजेशन लेता है या प्रोडक्शन कंट्रोल ऑफिसर से सजेशंस लेता है। मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कुछ सजेशंस लेनी है, कुछ गाइडेंस लेनी है, कुछ एडवाइसेस लेनी है, तो ये एडवाइस देने का काम कौन करेगा, कुछ स्पेशल लोग देंगे जिनके पास स्पेशल क्वालिटी है, स्पेशल काम है, वो उस काम के स्पेशल होते हैं। मतलब हमारा काम जो नॉर्मल है वो तो चलेगा ही, पर कुछ कामों के लिए हम स्पेशल ऑफिसर्स की हेल्प लेते हैं। तो ये जो स्पेशल ऑफिसर्स हैं ये लोग क्या करेंगे, इन डिपार्टमेंट्स को सिर्फ और सिर्फ सजेशंस देते हैं, पर ये ऑफिसर्स कोई भी डिसीजंस नहीं ले सकते। ये बात मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं,
जब हम टॉपिक स्टडी कर रहे हैं लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ये ऑफिसर्स क्या करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ सजेशंस देने वाले हैं, पर ये कभी भी कोई डिसीजंस नहीं ले सकते। डिसीजंस किसको लेने होंगे, प्रोडक्शन मैनेजर को, परचेज मैनेजर को, पर्सनल मैनेजर को, फाइनेंस मैनेजर को या मार्केटिंग मैनेजर को। फाइनल डिसीजन तो सिर्फ उन्होंने ही लेना है, पर ये लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ सजेशंस दे सकते हैं। और दो ऑफिसर्स के नेम मैंने और भी लिखे हुए हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट का मैनेजर या ऑफिसर, सेल्स ऑफिसर। तो ये ऑफिसर्स किसकी हेल्प करते होंगे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर की। मार्केटिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर को कुछ सजेशंस चाहिए, तो वो सजेशंस किससे मिल सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट ऑफिसर से या सेल्स ऑफिसर से। तो यहां पर इनका काम भी सिर्फ सजेशन देना है, फाइनल डिसीजन तो मार्केटिंग मैनेजर ही लेने वाला है। तो यहां पे हमने क्या स्टडी किया कि यहां पर हमारा लाइन तो था ही, प्लस हमने स्पेशल स्टाफ की या स्पेशलिस्ट लोगों की हेल्प ली है। आगे चलते हैं अब हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, मान लो मैंने एक फैक्ट्री को स्पेशल दो कामों में डिवाइड किया हुआ है। ये फैक्ट्री को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, प्लानिंग ऑफिसर और इधर से प्रोडक्शन ऑफिसर। मैं थोड़ा सा रफली यहां पर ग्राफ क्रिएट कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा। हम पूरी फैक्ट्री का मान लो मैनेजर है, तो मैंने क्या किया, कुछ स्पेशल काम के बेसिस पर मैंने यहां पर बना दिया एक प्लानिंग ऑफिसर और यहां पर मानो मैंने बना दिया प्रोडक्शन ऑफिसर। अब इसके अंडर में भी मैंने 4 स्पेशलिस्ट लोगों को लगा दिया। इसी तरह से जो प्रोडक्शन ऑफिसर है, इसके अंडर में भी मैंने 4 स्पेशल लोगों को लगा दिया। मान लीजिए जो हमारा प्लानिंग ऑफिसर है, इसके अंडर में रूट क्लर्क है, इंस्ट्रक्शन क्लर्क है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क है, देन डिसिप्लिन ऑफिसर है। इसी तरह से जो हमारा प्रोडक्ट ऑफिसर है, इसके अंडर में मैंने क्या किया, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर को लगा दिया। और उन सभी के अंडर में डेफिनेटली कौन काम करने वाले हैं, इंप्लॉइज काम करने वाले हैं, वर्कर्स काम करने वाले हैं। अब ये वाला जो हम थर्ड स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं, इसमें क्या होगा, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मैंने कामों के बेस पर, वर्क के बेसिस पर डिवाइड किया। और वर्क मैंने किसको दिया है, स्पेशलिस्ट लोगों को दिया है। तो यहां पर ये जिन मैं लोगों की बात कर रहा हूं, ये काम करने के स्पेशलिस्ट होते हैं, काम करने के स्पेशलिस्ट भी होते हैं, ये सजेशंस भी देते हैं, प्लस इनके पास डिसीजंस लेने की पावर भी होती है। यस, ये सजेशंस भी देते हैं और इनके पास डिसीजंस लेने की पावर भी होती है। जबकि सेकंड टॉपिक में मैंने आपको क्या बताया था कि ये वाले जो स्पेशलिस्ट लोग होते हैं, ये सिर्फ सजेशंस देते हैं, पर ये लोग डिसीजंस नहीं ले पाते। जबकि थर्ड टॉपिक के अंदर मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि मैंने क्या किया है, काम स्पेशल लोगों को दिया है। ये स्पेशल लोग सजेशंस तो देंगे ही, प्लस अल्टीमेटली ये लोग डिसीजंस भी लेने वाले हैं, इनके पास डिसीजन लेने की पावर भी होती है। अब हम चलते हैं थर्ड टॉपिक के बाद फोर्थ टॉपिक की ओर, दैट इज कमेटी ऑर्गेनाइजेशन। ये कमेटी ऑर्गेनाइजेशन इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशंस को रियलिटी में हेल्प करने के लिए बनाई जाती है। ये स्ट्रक्चर का कोई अलग से फॉर्मेट नहीं है, कमेटी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह का कोई अलग से फॉर्मेट नहीं है। ये जो मैं कमेटी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं, ये रियलिटी में इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प करने के लिए बनाया जाता है। रियलिटी में क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर प्रकार की प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं, और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरह की कमेटीज भी होती हैं। अब कमेटी का क्या मतलब है, कमेटी का मतलब कुछ लोगों का ग्रुप। तो हर कमेटी के अंदर कुछ लोगों का ग्रुप होता है, वो ग्रुप क्या करता है, आपस में डिस्कस करता है और प्रॉब्लम्स को सोल्व करने का काम करता है। वो प्रॉब्लम किसी भी तरह की हो सकती है, तो प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए कमेटीज बनी होती हैं। ये कमेटी मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को जनरेट करने का कोई चौथा फॉर्म नहीं है, ये रियलिटी में इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स की हेल्प करने के लिए बनाई जाती है। फॉर एग्जांपल एडवाइजरी कमेटीज, एग्जीक्यूटिव कमेटीज, ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमेटीज और स्पेशल पर्पस कमेटीज। तो ये कमेटीज डेफिनेटली प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए बनाई जाती है। तो मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट का लिंक भी दिया हुआ है। उस प्लेलिस्ट में मैं क्या करूंगा, इन टॉपिक्स को काफी अच्छे से और एक्सप्लेन करके उस प्लेलिस्ट को अपडेट करता रहूंगा। तो अगर आप
इन टॉपिक्स को और ज्यादा डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो आप प्लीज इस प्लेलिस्ट को चेक करते रहिएगा, जो प्लेलिस्ट मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।